वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि कोई एक ताकत जब तक शिकस्त तस्लीम नहीं करेगी या उसे शिकस्त दे दी नहीं जाएगी, वो एलानिया नहीं होगा, तब तक ये मामला किसी तरह सेटल नहीं होगा। लेकिन एजाज साहब, क्या शिकस्त सिर्फ एलानिया ही हो सकती है? ये जिस तरह की, क्योंकि ना अमेरिका क्लेम कर सकता है कि वो जीत चुका है, अभी तक इंगेज्ड है। समहाउ हमें जो डिमांड्स हैं वो ईरान की पूरी होती नज़र आती है। अभी डॉक्टर मुनव्वर साहब ने भी बताया कि 3 एंटिटीज़ को उसने जो है वो फ्री कर दिया है सैंक्शन से। अब मामला ये है कि शिकस्त जो यहाँ पे कोई ऐसे वाज़े हमें फतह और शिकस्त नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब अंगेज है, कतर अंगेज है, ओमान अंगेज है, खित्ते की बड़ी ताकतें तो बहरहाल वही हैं और वो इसमें इंगेज हैं, तो वो नज़र आता है कि वो समहाउ ये तस्लीम करते हैं कि ईरान भी एग्जिस्ट करता है और ईरान को उस तरह से मिलिटरली ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब ये तस्लीम कर लिया जाता है तो उस सूरत के अंदर आपको खित्ते की क्या सिचुएशन बनती नज़र आ रही है? ये जो डॉक्टर हसन कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हेजेमनी उन्होंने तस्लीम कर ली, क्या वाक़तन उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने ईरान के ज़रिए अपनी ज़िंदगी आइंदा गुजारनी है, उसकी हाकमियत में गुजारनी है, या इसका मतलब ये है कि हम को एग्जिस्टेंस के साथ चल सकते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इस जंग में फतह और शिकस्त का जो नोशन है ना, वो बड़ा रिलेटिव है। मैं ये समझता हूँ कि हमने या तमाम एनालिस्ट ने और दुनिया भर में इस सूरत हाल को टेक्निकल बुनियादों पे हमने असेस किया कि चूंकि अमेरिका अपने वॉर ऑब्जेक्टिव हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ और अमेरिका इजराइल के साथ मिलके उन्होंने ये जंग या ये एग्रेशन की थी जी, तो वो अगर अपने ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि वो नहीं जीते। और ईरान ने जो रेजिलियंस दिखाई उसको हम ग्रांट करते हैं कि उनका तो एक ही ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने सरवाइव करना है, चूंकि वो सरवाइव कर गए हैं और अब तक कर रहे हैं इस एसिमेट्रिक वॉर में, तो इसलिए हम उनको टेक्निकल बुनियादों पे फाते तस्लीम करते हैं। ठीक। और अमेरिका चूंकि इतनी बुरी तरह इसमें फंस गया था, तो उन्होंने बाय एंड लार्ज ईरान को खुश करने के लिए या ईरान को मुतमईन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एग्री किया। और ये सारी चीज़ें दोहराए बगैर अब हम सवाल के तरफ आते हैं कि इसका खित्ते की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पे या मुख्तलिफ मुल्कों की जो अपनी थ्रेट परसेप्शन होगी बदलते हुए मिडिल ईस्ट के बारे में, उस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की। ईरान अभी जिस ट्रांजिशन से गुजर रहा है उससे अगर वो इसी तरह कामयाबी से गुजर जाता है तो ईरान इस खित्ते में एक इमर्जिंग या एस्टेब्लिश्ड रीजनल पावर के तौर पे आएगा। ये चीज किसी भी अरब मुल्क को दिल से तस्लीम नहीं होगी। वो इसको हालात के तनाजुर में या जो डिक्टेशन है आज की रियलिटीज की, उसके मुताबिक वो कुछ अरसे के लिए तस्लीम तो कर लेंगे, लेकिन वो ईरान को एज ए बुली या एज ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द रीजन वो तस्लीम नहीं करेंगे। मेरी जाती राय है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उनके आपस में नजरियाती बुनियादों पे इख्तलाफात हैं, बल्कि ये हिस्ट्री जो है इट डेट्स बैक टू सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस। उनके आपस में अरब और पर्शिया की जो एक तवील हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें कभी भी ईरान के साथ वो जो है वक्ती तौर पे बेशक वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन एक लास्टिंग पीस या फ्रेंडशिप वो नहीं हो सकता। ठीक। मुनव्वर साहब, ये जो बात की है ये मुस्तकिल अमन की ज़मानत नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका जीतता है या नहीं जीतता, जो भी सिचुएशन है अनाउंस होती है नहीं होती, लेकिन जिस तरह की रेजिलियंस उसने दिखा दिया है, उसने ये तो कम से कम तय कर दिया है कि वो एक जैसे कह लें कि रीजनल पावर या खित्ते की ताकत ज़रूर है, वो डोमिनेट कर सकेगा नहीं कर सकेगा ये एक अलग बात है।
सऊदीज़ की जो हालत है, जो अरब की हालत है, जो कतर की हालत है, अब देखिए इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है, चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, बेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट वो रखते हैं, उसके बावजूद ईरान ने जो जिस किस्म की वो जिसे कह लीजिए प्रिसीजन अटैक्स किए हैं और वो जिस तरह से उन्होंने जो अहदाफ हासिल किए हैं, उस पर्सपेक्टिव के अंदर बाहर तो और कहीं ना कहीं ये बात तो मौजूद है कि उन्हें ईरान को तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे दिल से करें ना करें, मजबूरन करें, लेकिन अभी फ़िलहाल करना पड़ेगा। अगर वो करते हैं तो ये जो मामला है ये किस हद तक आगे बढ़ सकता है? जो ईरान की अपनी अप्रोच है, ये बुलिंग की बात की है, या फाते ईरान का जो एक एटीट्यूड है, या उस प्राउड नेशन का जो एक मामला है वो सफारतकारी के साथ, या इस रीजन को स्टेबिलिटी देने का जो मामला है, वो क्या वो ईरान वो जिम्मेदारी ले सकता है? नौशाद अली खान साहब, पहली बात तो ये समझिए ना कि अरब ममालिक ईरान का मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनके पास अपनी आर्मीज हैं नहीं, और बाय डिज़ाइन उन्होंने अपनी आर्मीज नहीं बनाई। लेकिन उनका ख्याल ये है कि जब आर्मीज बनती हैं तो फिर इनके जो बादशाह हैं उनको खतरा हो जाएगा और वो आर्मी का कोई कमांडर आके उस पर काबिज हो जाएगा। ये अरबों के अंदर ट्रेंड रहा है। दूसरी बात ये कि याद रखें कि बाहर से जो आर्मीज आप लेते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो कभी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर अमेरिका नहीं कर सका इतनी पावर होने के बावजूद, तो कोई भी नहीं कर सकेगा। और अगर ये जगह और खला पैदा होती है तो न इसको चाइनीज फिल कर सकते हैं, न रशियंस फिल कर सकते हैं। बहरहाल उन्हें अपने मसल्स को खुद बनाना होगा। तीसरी बात ये देखें, अरब और अजम का जो मामला है ये अपनी जगह पे है, लेकिन इसको आग लगाने में वेस्ट का बड़ा किरदार है। उन्होंने इस नैरेटिव को कंस्ट्रक्ट किया, डिसमिनेट किया, ताकि अरबों का गला भी लें और उन्हीं का छुरा भी लें और उन्हीं के छुरे से उन्हीं का गला काटें। ठीक है, और लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये तो अब ईरान को भी समझना होगा और अरबों को भी समझना होगा। अगली बात ये कि फ्रैंकली स्पीकिंग, जब ट्विन पिलर स्ट्रेटेजी थी अमेरिका की, तो उस वक्त भी ईरान तो डोमिनेट कर रहा था गल्फ को और मिडल ईस्ट को सऊदिया के साथ मिलके। बल्कि आपको मजे की बात बताऊं, 1956 में नासिर और ईरान का अलायंस बना था, सऊदी अरब और ईरान का अलायंस बना था टू काउंटर नासिर। जो पैन अरबिज्म है और नासिर की जो करिश्मा है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो उस वक्त किस तरह अरबों ने कबूल किया था ईरान की एक ग्रेटर डिजाइन को या उसकी ताकत को। तो मेरा ख्याल है कि पावर की जो रियलिटी है, आपको पसंद हो या ना हो, ये बिल्कुल एयर वाइस मार्शल साहब ने सही गुफ्तगू फरमाई, लेकिन पसंद हो या ना हो आपने चलना है। आपके पास तो अपने मसल्स नहीं है और आप इतने अयाशियों में पड़े हुए हैं कि आप लड़ भी नहीं सकते। मुझे तो अब डाउट है इस वॉर के बाद शायद इकोनॉमिकली भी वो अपना हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये देखें ना कि इस इनसिक्योरिटी के साथ मामला फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर तो खित्ते में अमन तो फिर किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। देखें, उनके पास आर्मीज नहीं है, उन्होंने बहुत पैसा लगाया, उन्होंने वेस्ट को बहुत पैसा दिया, ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। लेकिन आज अगर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि उनकी अपनी फोर्सेस होनी चाहिए, वो फोर्सेस डेवलप करना शुरू करते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो ईरान को सामने रख कर ही अपनी फोर्सेस डेवलप करेंगे। और जब डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली ईरान के पास वो एडवांटेजेस नहीं रहेंगे जो आज मौजूद हैं। इनसिक्योरिटी तो फिर भी बढ़ेगी। ईरान इनसिक्योरिटी बढ़ा के चलाएगा या वो उस तरफ जाना चाहिए उसमें जिसमें वो अरब को ये कॉन्फिडेंस दे कि वो जो है उसका अरब से कोई झगड़ा नहीं है। देखें नौशाद साहब, पहले तो हमें मेरा ख्याल है इस नैरेटिव को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये वेस्ट का नैरेटिव है। मैं तो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। दूसरा ये कि कॉमन फैक्टर इस्लाम मौजूद है। तीसरा ये कि जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनकी डायरेक्शन में हमें तब्दीली नजर आ रही है, सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में भी, ईरान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी, जो कि खुशाइन है। और जब इस जगह को फिल करेगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी तमाम अरब ममालिक या की स्टेक होल्डर्स रीजन के साथ हैं, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, फिर लंबा जवाब हो जाएगा कि पाकिस्तान क्यों नहीं चाहेगा कि ये एक तरफ होके खड़ा हो जाए। चाइना और रशिया जहां तक ताल्लुक है, उसकी उनकी जरूरियात भी सबसे पूरी होती हैं, तो वो भी किसी एक तरफ होके खड़े नहीं होंगे जिस तरह अमेरिकन से एक तरफ होके खड़े हो गए थे। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो काफी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही है। एक जरूर बात कहूं कि जहां तक यूक्रेन का जिक्र किया था डॉक्टर हसन जफर ने, आज वो भी खबर आ गई है कि प्यूटन साहब ने एक तकरीब के अंदर ये बात कही है कि यूक्रेन के अंदर जंग जल्द खत्म होने लगी है। और इसमें उन्होंने इशारा दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्लान है, पीस प्लान, वो नाफिज होने लगा है। तो इसका मतलब वहां पे भी किसी हद तक एग्रीमेंट आ गया है।
और फिर याद रखें कि वियतनाम वॉर के बाद ना एक लंबे अरसे तक अमेरिका में बहस चली थी और अमेरिकन ये ट्राई नहीं करते थे कि बाहर जाके कहीं जंग लड़ें। मुझे नहीं लगता ईरान एपिसोड के बाद अमेरिकन कोई फिर बाहर जाएंगे और अरबों के बिहाफ पे आगे आएंगे। अलबत्ता इजराइल जरूर कोशिश करेगा, वो मैं यही पॉइंट कह रहा हूं कि उनके नैरेटिव को हमें आगे नहीं लेके जाना चाहिए, और वो ये नैरेटिव उनका है कि इनके दरमियान में दुश्मनी होगी तो फलाना होगा, तो तस्लीम नहीं करेंगे। अगर तस्लीम नहीं करना होता तो आयतुल्ला शहीद अली खामनाई के जनाजे में कभी भी अरबों का, चाहे वो 3 ही अरबों के ममालिक हो, वो अपना डेलीगेशन न भेजते। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें वाज़ेह हैं। और बाकी जो 3 ममालिक हैं जिसमें यूएई, बहरीन और कुवैत, उन्होंने लिंडसी ग्राम के जनाजे पे भी अपने डेलीगेशन नहीं भेजे थे। तो चीजें बड़ी तब्दील होते हुए मुझे नजर आ रही। ठीक है डॉक्टर हसन, ये जो बात है मैं चाहूँगा बस थोड़ा सा शॉर्ट सा इसको कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इंडिया पे भी बात कर लें। जो यौम इस्तिसाल कश्मीर है, ये जो इसराइल को कैसे कंटेन किया जा सकता है, ये जो बात डॉक्टर मुनव्वर ने की है कि ये जो बयानिए हैं अगेंस्ट अरब अजम के जो मामलात हैं, इसको मज़ीद हवा देने के बजाय अगर ये उस तरफ आते हैं, क्योंकि चीन ने सुलह कराई थी सऊदी अरब की और ईरान की इस जंग को शुरू होने से पहले, तो वो हो सकती है, तो बाकी अरब ममालिक से भी मामलात बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो, को एग्जिस्टेंस का जो है वो अगर तस्लीम कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती आपके ख्याल में? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन होगा नहीं। अच्छा, ख्वाहिश तो है हमारी, ना हमारे कहने से ये जंग शुरू हुई थी, ना हमारे कहने से भड़केगी। जी। इस्लाम कॉमन फैक्टर तो करबला में भी था, बात को यहीं रहने देते हैं। ठीक है, अब यौम इस्तिसाल कश्मीर पे मैं जी 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 आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था, मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा टाइम बड़ा शॉर्ट है। देखिए, इसराइल की कंटेनमेंट जो है, इसराइल की कंटेनमेंट तो यहाँ पे किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो ये काम कर सके। अब ये है कि अगर वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम में से ज्यूज निकल जाते हैं और ये उनके हाथ से चली जाती है चीज, फिर इसराइल कंटेन हो जाएगा। दूसरा ये कि अमेरिका की ताकत और चाइना का BRI, ये है असल किस्सा। ईरान तो फ्रंट लाइन है। ईरान तो किसी जो जंग लड़ रहा है वो अपनी भी लड़ रहा है और चाइना की भी लड़ रहा है। ये सोचना तो बिल्कुल गलत होगा कि चाइना और रशिया उसके पीछे नहीं है। जी जी। तो ये मामला यूरोप में कैसे सेटल होगा रशियन टर्म्स पे, और मिडिल ईस्ट में कैसे सेटल होगा ईरान/चाइना टर्म्स पे, और उसके बाद BRI चलेगा, अमेरिका यहाँ से चला जाएगा और पेट्रो डॉलर खत्म होगा। पेट्रो डॉलर खत्म होगा तो ये ज्यूश जितनी फाइनेंशियल सिस्टम है वो कमजोर पड़ेगा। उसके बाद इसराइल का नंबर आएगा। ठीक ये है इसका रास्ता। ठीक है, अभी मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम शॉर्ट सा 1-1 मिनट की बात कर लें वो यौम इस्तिसाल कश्मीर पे। यकीनन ये जो सिचुएशन है, जो कुछ इंडिया ने किया है, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने उस एक्ट को जस्टिफाई कर ले जो उसने वहाँ किया है। खैर, उससे तो पाकिस्तान ने तो निपट भी लिया है और वो बेहतर अंदाज से इसको मैनेज भी कर लेगा। ये अब मैं चाहूँगा कि बस 1 मिनट का जवाब दीजिए कि ये जो कश्मीर के अंदर वो कर रहा है, उसके बाद UN की करारदादों पर अमल दरामद कराने के लिए क्या एफर्ट्स पाकिस्तान मजीद कर सकता है जिससे हम जो है इस मामले को थोड़ा आगे बढ़ा दें? क्योंकि दुनिया के 2 ही मेजर फ्लैश पॉइंट है, फ़लस्तीन है, कश्मीर है। फ़लस्तीन का मसला सॉर्ट आउट होगा तो फिर हम कश्मीर की तरफ आते हैं। कश्मीर के ऊपर क्या एफर्ट पाकिस्तान को पुट करनी चाहिए कि वो करवाने में कामयाब हो जाए जो UN की करारदादों पर अमल दरामद है, जिस इस तस्वीर राय की बात है? देखिए, अभी थ्योरेटिकली तो चले हम ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान का एक जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, या जो मई 25 के बाद और हालिया ईरान कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरह से पाकिस्तान एक लाइमलाइट में है और पाकिस्तान को एक एक्सेस है सोल सुपर पावर की तरफ और दूसरे ममालिक में, लेकिन इन तमाम तर डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस का कश्मीर के मसले पे कोई इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि कश्मीर का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि भारत में उसके लिए कोई एक ऐसी सोच की तब्दीली आए जहाँ पे वो कॉम्पोजिट डायलॉग के लिए ज़रिए वो इस मसले को हल करना चाहें, क्योंकि डायलॉग पहली शर्त है। मॉडल कुछ भी हो सकता है। ठीक,
अभी रेजोल्यूशन की तरफ तो आपको नहीं लगता कि जाना आलमी ताकतें जो हैं वो इस तरह इस हद तक मजबूर कर सकती हैं कि वो ये स्टेटस दोबारा बहाल हो और यूएन की रेजोल्यूशन पर अमल दरामद हो? देखिए, कर सकना एक और बात है, लेकिन वो क्यों करेंगी? उनके क्या इंटरेस्ट है कश्मीर के मसले से, या पाकिस्तान को किसी तरह किसी चीज में सपोर्ट करने के लिए? ठीक, ऐसी कोई इमीडिएट फ्यूचर में तो कोई ऐसी ठीक है, मेरे पास नजर नहीं आती। टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं चाहूंगा डॉक्टर मुनव्वर आप भी 1 मिनट का कमेंट इसी पे कर दीजिए, फिर डॉक्टर हसन का भी कमेंट ले लेते हैं, बस 1 मिनट। देखें, कश्मीर का मामला, मैं तो शुरू से इस बात का कायल हूं कि जब तक आप इंडियन पावर को बैलेंस नहीं करेंगे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। दुनिया में जितनी भी आज़ादियां हासिल हुई हैं वो बैलेंस किए बगैर नहीं हासिल हुई हैं पावर के। मिसाल के तौर पे अमेरिका के पीछे फ्रांस आके नहीं खड़ा होता तो बरतानिया से आज़ादी हासिल नहीं होती। अंगोला में अगर क्यूबा सपोर्ट नहीं करता तो वो कभी भी आज़ाद नहीं होता। पाकिस्तान ने अलजायर की बड़ी हेल्प की थी आज़ादी के दौरान। तो मेरा ख्याल है कि उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इंडिया अपनी नेक नामी के हवाले से निचले दर्जे के ऊपर खड़ा है, अंदर खलफशार बहुत ज़्यादा है। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे हमें इंडिया पे काम करना है, अपने अंदर भी ज़रा काम करने की ज़रूरत है ताकि अंदर से मजबूत रहें और एक तब्दीली रूनुमा हो सके इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर के अंदर। ठीक है, और डॉक्टर साहब आप, डॉक्टर हसन? देखिए, ये मामला अब बातचीत से आगे जा चुका है। ये मामला जब भी हल होगा अब ताकत से हल होगा। हमें फोकस करना चाहिए अपने मामलात पे, अपने साइड के चीज़ों पे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मैटर्स पे और जीबी के मैटर्स पे। इनको आप प्रोविजनली अबूरी तौर पे प्रोविंशियल स्टेटस दें, और ये जो आर्टिकल 370-35 जो उन्होंने 2019 में किया था उसके बाद बातचीत की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्या बात करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन जफर आपका भी, एजाज साहब आपका भी, डॉक्टर मुनव्वर का भी, और शाहजाद फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मामला यही है कि असल में वो कौमें वही जो है वो ज़िंदा रहेंगी जो अंदर से अपने अंदर इत्तेहाद रखेंगी, अपनी ताकत जो है उसको इस काबिल बनाएंगी कि वो इस दुनिया के अंदर, आलम के अंदर अपना जो ताकत का लोहा मनवा सकें, अपना डिफेंस कर सकें, और इसी की बुनियाद पर चीज़ें जो हैं वो आगे तय होती हैं। पाकिस्तान को अपना इंटरनल और महाज पर काम करके इत्तेहाद कायम रखना है, और फिर जो है साथ ही साथ इंडिया में जो इंडिया की पावर है, जो अनड्यू पावर है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पावर जैसे जैसे उनके अंदर सोच उभरेगी वो ख़त्म होगी। जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक पलड़ा भारी होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो बैलेंस होगा तो ही जो है मामलात बेहतर होंगे, और यकीनन एक ना एक दिन ज़रूर कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा, भारत के तसल्लुत से आज़ाद होगा, और कश्मीर पाकिस्तान ही बनेगा। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।